ये लास्ट क्लास में हमने प्रेशर के बारे में स्टडी किया था, ठीक, उसके उस प्रॉब्लम से किए थे। आज वो ही कंटिन्यू करना है। तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में ना काफी एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो हमें क्या उसकी और काफी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्लास में हमने क्या एनसीईआरटी पे लेवल पे कर दिया था, ठीक है। अब इसमें देखो बड़ा डिवाइड कर लेते हैं। मेन पार्ट जो मैं स्टडी करता हूँ क्या है कि सपोज एक वेसल है, उसमें ऐसे लिक्विड फिल किया हुआ है। यहाँ कहीं पे इधर तुम्हें प्रेशर निकालना हो, ये डेप्थ h ले लेते हैं। तो इधर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था याद है? रो जी एच। इतना क्या प्रेशर मिलता है किसकी वजह से? लिक्विड की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर को गिने तो प्लस क्या कर दूसरी, ठीक है। और सपोज दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इनके बीच में भी सपोज डिफरेंस हाइट का h है, तो इधर भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। ऊपर क्या लिखना है? पीबी माइनस पी, प्रेशर डिफरेंस, वो भी किसके बराबर होगा? रो जी। जितना नीचे जाएंगे गहराई में प्रेशर क्या होगा, ठीक। इसके भी इस पे कुछ और प्रॉब्लम सर्च करते हैं, ठीक है, और थोड़े अच्छे लेवल पे स्टडी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन एक ड्रॉ करो। लिखो उसमें AC इक्वल टू 10 मीटर, AC इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। द लिक्विड इज वाटर, द लिक्विड इज वाटर, ठीक। फाइंड PV माइनस PC, find PV minus PC, comma PV minus PA, and PA minus PC, ठीक है। ये इतना फाइंड करना है, ओके। तो इसमें लिक्विड ये अपना वाटर है और ये ऐसे ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, और ये AC ये दे रखा है 10 मीटर। ये दो निकाल सकते हो, ये कितना होगा? 53 भी है, ये 10 है, वो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। ये मतलब कितना होगा? 10 sin 53, और ये कितना होगा? 10 cos 53, वो अपना कंपोनेंट्स वाला। तो ये 10 sin 53 मतलब कितना होता है? 1, और ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा है? PV माइनस P क्या होगा? PV माइनस P फॉर्मूला लगा तो कंसेप्चुअल तरह से सोचो। 0 PV माइनस P क्या होगा? 0 सरफेस से देखो B और C सेम डेप्थ पे है क्या? सेम डेप्थ पे, तो क्या होगा? मेन पॉइंट ये जो फॉर्मूला था, प्रेशर दो चीजों पे मेन डिपेंड करता है, क्या? लिक्विड पे, डेंसिटी पे, और किस पे? हाइट नहीं, ये बहुत ज्यादा। तो B पॉइंट के लिए देखो और C पॉइंट के लिए देखो, बोलो डेप्थ सेम है तो प्रेशर क्या होगा? सेम। ये पॉइंट एक ऑपरेशन ध्यान रखना है, हमें काम आएगा। हॉरिजॉन्टल लेवल हो ना तो प्रेशर क्या रहता है? सेम। मतलब इधर कोई भी पॉइंट लो, हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम। क्या रीजन है?
डेप्थ क्या होती है, ठीक है। तो फिर तो पॉइंट उसमें लिख दो, क्या होगा कि एट हॉरिजॉन्टल लेवल comma pressure at each point will be same. Pressure at each point will be same. तो इसका मतलब पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीसी। तो इसमें पीवी माइनस पीसी बोला, क्या हो जाएगा वो, ठीक है ना। पीवी माइनस पीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है उसके बाद, पीवी माइनस पी, उसमें आएगा कुछ आंसर है ना, पीवी माइनस पी में आएगा आंसर, क्योंकि किस पे ज्यादा प्रेशर होगा, बी पे या ए पे, बी पे, वो ज्यादा डेप्थ पे। तो इसके लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा, पीवी माइनस पी, बोलो कौन सा फॉर्मूला, रोजी ये सब लगा सकते हो, ठीक है। तो इधर ध्यान रखना है, एच का मतलब क्या होता है, इधर देखो मीनिंग समझ के करो, ये इधर एच का मतलब क्या होगा, ये डिफरेंस, डेप्थ का डिफरेंस, ठीक है ना। तो रो कितना होगा, वाटर है, कितना होता है 1000, जी को अभी 10 ही रखो, और एच को अपना कितना 8 आया, डाल दो वैल्यू। कितना होगा ये, 10⁻3, ये 10, ये 8, तो कितना आ गया, 8 इंटू 10⁴ पास्कल, क्या गया, ठीक। और क्या निकालना है, पीए माइनस पीसी, वो एक बार अपने आप ट्राई करो, पीए माइनस, फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, रोजी एच वाला, बस एच तुम्हें मेन सोचना है कि पीए, पहले तो ये बताओ किस पे प्रेशर ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे या सी पॉइंट, सी पे, वो ज्यादा गहरा है, ठीक है। तो पीसी माइनस पीए लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला होगा रोजी है, और जिधर मुझे ये बताओ एच 10 होगा क्या, बोलो, जिन्होंने 10 डाला उनको खास ध्यान रखना है, एच 10 नहीं है, एच क्या होगा, क्यों 8, फॉर्मूला में जो एच हो क्या, वर्टिकल डिफरेंस देखना है। तो ए और सी, 10, ये तो डिस्टेंस दिया, हमें क्या है, वर्टिकली देखना है कितना फर्क है, तो वर्टिकली तो कितना होगा, 8 होगा, तो एच कितना होगा 8। जिन्होंने गलती की है फिर लिखना इसमें कि वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, ये जो पहले में आया 8 इंटू 10⁴ पास्कल, पर क्वेश्चन में पी ए माइनस पी सी पूछा, तो कितना हो जाएगा, -8 इंटू 10⁴ पास्कल, ठीक है, ध्यान रखना है। हो गया क्या?
ये इसमें अब एक है ना एक्स्ट्रा पॉइंट, ये क्लियर है लिखिए, इसमें क्या ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, मुझे हमें काम आएगा प्रॉब्लम में। सपोज ये ऐसे बॉटल है, ठीक, इसमें लिक्विड पानी भरा हुआ है, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है, मुझे बताओ पानी जो है इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा क्या? प्रेशर तो ऑब्वियसली लगेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नीचे वाला जो सरफेस है, पानी मैंने भर रखा है, तो ये नीचे वाले सरफेस पे फोर्स लगाएगा क्या पानी? बहुत सिंपल विजुअलाइज, मान लो अभी ये तो स्टील का इसलिए देख नहीं सकते, ऐसे मान लो इधर एक रबर की मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन लगाई है, तो मेम्ब्रेन अगर फोर्स लग रहा हो मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन नीचे ऐसे बल्ब होनी चाहिए, नहीं लग रहा हो तो जैसी मेम्ब्रेन है वैसी रहनी चाहिए, बोल जब बल जाएगा ना पानी के वजन की वजह से, क्या आएगा? नीचे आएगा प्रेशर की वजह से, तो क्या लगता है? ऑब्वियसली क्या लगता है? फोर्स लगता है। कोई भी लिक्विड जो है सरफेस पे हमेशा क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। साइड वॉल पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? साइड वॉल पे भी लगेगा, जहां पे भी लिक्विड होता है कांटेक्ट में, क्या लगता है? फोर्स लगता है। सपोज इसको, ये अपना रूम है, ठीक है, विजुअलाइज करो, इस रूम को पूरा लिक्विड से फिल कर देते हैं, ठीक है, कहां तक फिल कर देते हैं? मान लो मैं यहाँ तक, ठीक है, अपने फ्लोर से यहाँ तक मैं पूरा लिक्विड को फिल कर रहा हूँ, इधर ऊपर एयर है, ठीक है, कौन से सरफेस पे फोर्स लगेगा? फ्लोर पे लगेगा क्या? लगेगा फोर्स। साइड वॉल पे लगेगा फोर्स, ठीक है, अपर वॉल पे, अपर वॉल पे, साइड वॉल पे, पूरी साइड वॉल पे लगेगा क्या फोर्स? जहाँ तक लगेगा, जहाँ तक लिक्विड है, क्लियर है ये? ठीक है, तो क्वेश्चन में खास करके कंपेटिटिव लेवल में, स्कूल के एग्जाम में डिपेंड करेगा, मैं आगे भी बोल चुका हूँ, जो तुम्हारे स्कूल में अगर जो एनसीईआरटी बेस्ड ना पूछते हो तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेटर उसको स्टडी करो। कॉम्पिटिटिव में तो डेफिनेटली आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रेशर तो निकाला हमने, अब क्या पूछेंगे? फोर्स निकाला कि लिक्विड कितना फोर्स लगा है, ठीक है, तो उसके लिए बता देता हूँ कैसे क्या कहते हैं फोर्स निकालना है। 2-3-4 बनेगा ना स्टेटमेंट लिखो, बड़ा प्रॉब्लम करेंगे। देखो, द फोर्स on a surface, the force on a surface due to a liquid, the force on a surface due to a liquid is obtained from pressure, is obtained from pressure at that surface, is obtained from pressure at that surface। तो प्रेशर की इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन याद है? प्रेशर की इक्वेशन क्या थी? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकालना होता प्रेशर इंटू एरिया, तो कौन सी इक्वेशन यूज करना है? F इक्वल टू क्या आएगा? P इंटू ए, या फिर F इक्वल टू क्या करना होता है? इंटीग्रेशन पीडीए, ये दो आते हैं। कब कौन सा यूज करना है वो भी बता देता हूँ। P इंटू ए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। इंटीग्रेशन कब करना है? जब प्रेशर वेरिएबल। हम देखेंगे, दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिखो स्टेटमेंट के नीचे। देखिए, एक और लाइन लिखो उससे कंटिन्यूशन में। फोर्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, फोर्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, फोर्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग SPD। फोर्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग
FBD which can also be obtained by drawing FBD. ठीक है, FBD ड्रॉ करके भी हम लाख सकते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट सीखते हैं. ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं. ओके, ड्रॉ करो. देखिए इसमें लिखो रो इक्वल टू, लिखो रो इक्वल टू 500 kg पर मीटर क्यूब. रो इक्वल टू 500 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, दो पार्ट है इसमें. पहले पार्ट में लिखो फाइंड प्रेशर एट द इंटरफेस. फाइंड प्रेशर एट द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड. Find pressure at the interface of the liquid and at the bottom. And at the bottom. And at the bottom. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो. दूसरे पार्ट में लिखो find force at the base. Find force at the base due to the liquid. Find force at the base due to the liquid. If base area is 200 centimeter square. If base area is 200 centimeter square. ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी नहीं लेना. ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना है, तुम्हें तो नाउ लिक्विड का निकालना. ठीक है, तो पहले पार्ट में ना, पहले पार्ट में ऐसा ऐड कर सकते हो साइड में. ऐसा हो तो क्या लिखो, लास्ट वर्ड क्या था? एट द बॉटम ड्यू टू लिक्विड. बस इतना कर पहले पार्ट में. बॉटम के बाद ड्यू टू लिक्विड लिख दो. ठीक है, ओके. तो पहला पार्ट है ना, अपने आप ही ट्राई करना है, पर ये बस कंफर्म हो. इंटरफेस मतलब कहाँ पे निकालना है प्रेशर? यहाँ इधर इंटरफेस, यहाँ पे प्रेशर निकालना है. और बॉटम मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे निकालना है. ठीक है, और फॉर्मूला है तुम्हारे पास प्रेशर का, लिक्विड का. क्या होता है फॉर्मूला? रो जी एच. एक बार अपने आप ट्राई करो. पहला जी को 10 ही रखना. ठीक है,
देखिए इंटरफेस पे प्रेशर, देखो इतना टाइम ना पे क्लिक हो जाना चाहिए इतने टाइम तक। देखो इंटरफेस पे यहाँ पे प्रेशर निकाल पे, तो मुझे बताओ अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो इधर जो प्रेशर है वो ऊपर वाले लिक्विड की वजह से आएगा, नीचे वाले की वजह से आएगा, दोनों की वजह से आएगा? क्या लगता है? दोनों की वजह से क्यों? दोनों की वजह से इंटरफेस पे, इसलिए दोनों का कॉन्टेक्ट है। प्रेशर ध्यान रखना, ये पॉइंट इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ना खुद तुम्हें नोट करना नहीं, खुद लिखो ये सब। जो पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर निकालना हो ना, फॉर्मूला को स्टडी करो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो मेन क्या देखते हैं हम? डेप्थ, मतलब प्रेशर जो है वो हमेशा क्या ऊपर वाले पार्ट की वजह से। फोर्स हर जगह लगता है। रोज इधर कोई पूछेगी इधर फोर्स निकालो, फोर्स दोनों लिक्विड लगेगी। प्रेशर किसकी वजह से आता है? ऊपर वाले पार्ट, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो पॉइंट लिख लेना है। तो क्या है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज ड्यू टू द लिक्विड, प्रेशर एट अ पॉइंट is due to pressure at a point is due to the liquid above that point. ठीक है, तो चलो यहाँ पे इंटरफेस पे ये पॉइंट 1 लिख लेता हूँ। तो P1 किसके बराबर होगा? फॉर्मूला है अपने पास, रो जी एच। रो कौन सा डालो? ये वाला कितना होगा? 500। जी तो 10 एच कितना डाले? 10। तो कितना आ गया? 5 into 10⁴ 5। ये हो गया, ये 1 पे निकाला, ठीक है। अब बेस पे मुझे प्रेशर निकालना है, बेस में होता है यहाँ, ये पॉइंट पर 2 ले लेते हैं। तो P2 इक्वल टू, अब प्रेशर किसके वजह से आएगा? दोनों लिक्विड की वजह से देखना है। तो फॉर्मूला है अपने पास, देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो रो जी एच। रो कौन सा डालना? रो बी है, 2 रो बी है, तो फिर कौन सा डालना? या 3 रो कर दो। उसके ऊपर जो लिक्विड है वो लिखा, अभी स्टेटमेंट लिखना फॉलो करना है। वो पॉइंट के ऊपर कौन सा लिक्विड है? 2 रो वाला, तो वही लिखना है 2 रो जी एच, ऐसे ही रखो। ये एच कितना डालोगे? 20, 10, 30 कितना डालोगे? कितना होगा? 30 होना चाहिए। तो ये लिक्विड 2 रो जो है वो तो 20 तक ही है, तो इधर जो एच है वो 20 ही आएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रेशर दे रहा है, ठीक है, समझना है। तो ये जो पार्ट प्रेशर मिल रहा है वो तुमने सिर्फ इस पार्ट की वजह से निकाला, इस पार्ट का भी तो प्रेशर तो हमने ऑलरेडी निकाल दिए। तो क्या करो? प्लस क्या करो? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाले लिक्विड की वजह से निकाला, प्लस ये वाले लिक्विड की वजह से, तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। दोनों का प्रेशर अलग अलग निकाल के ऐड करना होता है। तो कितना होगा? 2 रो है 500 जी, कितना है 10 एच, इधर कितना डालेंगे? 20 डालेंगे, बस ये P1 कितना आ गया? तो ये कर लो कैलकुलेट। कितना आएगा? 25 into 10⁴ पास्कल। देखिए दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। बेस पे अपने को फोर्स निकालना है। तो अभी हमने डिस्कस किया फोर्स कहां से आएगा? ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में ना पहले तो ये दोनों इक्वेशन लिखो, दोनों इक्वेशन लिखो। दूसरे पार्ट में F इक्वल टू क्या है? PA
साथ में वो भी लिखो F इक्वल टू इंटीग्रेशन PD। और कौन सा यूज कर, मैं साइड में लिखी है कंडीशन। जब कांस्टेंट प्रेशर हो तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, जब वेरिएबल होता है क्या इंटीग्रेशन करना होता है। तो बेस पे देखो, ये बेस पे ना सभी पॉइंट पे स्टडी करो, ये सब पॉइंट पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जजमेंट लो। ये सब पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? क्यों सेम होगा? बोलो क्यों सेम? सेम लेवल पे सब पॉइंट ऊपर क्या है सेम है, तो इधर हर जगह प्रेशर क्या है सेम, कांस्टेंट है, तो क्या यूज करोगे? P into A, डायरेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो उधर टिक करो F इक्वल टू PA पे, ठीक है ना। और लिखना उधर कि एट बेस प्रेशर इज कांस्टेंट, एट बेस प्रेशर इज कांस्टेंट। तो चलो कैलकुलेट, प्रेशर हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कौन सा प्रेशर लोगे, P1 या P2? P2 बेस पे निकाले हो लेना, P2 और एरिया दे रखा है। क्या क्या कैलकुलेट, F इक्वल टू क्या है PA, तो प्रेशर कितना है अपना 25 इंटू 10⁴। एरिया कितना था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर स्क्वायर में करना है, क्या होगा 10⁻⁻⁴, तो कितना होगा 5000 यूनिट, क्या होगा न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। SI में वैल्यूज डालनी हो, ध्यान रखना कितना 5000 न्यूटन फोर्स लगेगा बेस पे, ठीक है। ऐसा ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम ड्रॉ, ये मतलब मान लो एक फिश टैंक जैसा ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। ड्रॉ करना आता है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये फिश टैंक है, इसको ड्रॉ ऐसे डायग्राम जो देखो एक तरह का 3D व्यू दे रहा है, ऐसे डायग्राम को क्या कहते हैं हम, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। हमने आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ करना ध्यान रखिए, ये तो ड्रॉ कर पाओगे, इसमें है ना ऐसे पैरेललोग्राम जैसा बनाना, ये लाइन क्या होती है पैरेलल, तो क्या ढंग का डायग्राम बनता है, ठीक है ना, इसे आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ये जो ड्रॉ किया देखो इसमें पूरा वैसा नहीं बना है, ये जो ड्रॉ किया तुम सामने से देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा, इसकी भी कुछ देखो तो होगी ना शेप, ये इस व्यू को क्या कहते हैं फ्रंट व्यू, कि तुम सामने से देख रहे हो इसको फ्रंट व्यू, ठीक है। ये जो 3D का जो इफेक्ट देता है वो क्या है आइसोमेट्रिक
ठीक है। क्वेश्चन इसमें लिखो, फाइंड फोर्स एट द बेस, फाइंड फोर्स एट द बेस and at the vertical side wall, find force at the base and at the vertical side wall, and at the vertical side wall due to the liquid, due to the liquid. ठीक है। तो वैसे कोई वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब सिंबल दे रखे, डेंसिटी लिक्विड की जो है ये ए बी सी दे रखा है, ठीक है। तो टैंक के बेस पे, पहले बेस पे तुम्हें फोर्स निकालना है। तो एक बार अपना ट्राई करो, लिखना है सॉल्यूशन में एट द बेस, ट्राई करो एक बार। हो गया क्या? पहले तो प्रेशर, सॉरी पहले वो बताओ, टीए यूज करें या इंटीग्रेशन के लिए? टीए टाइप यूज कर सकते हैं, क्यों? बेस पे हर जगह, बेस पे हर जगह क्या है, वो ए टाइप पे है सर। तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो एफ इक्वल टू, बेस पे तो एकदम इजी है, एफ इक्वल टू क्या होगा? पी ए। प्रेशर कितना होगा? रो जी क्या है? एच फॉर्मूला है, क्या डालोगे एच की जगह? ए टाइप पर, ठीक है। रो जी, और एरिया कितना होगा? ये बेस है ना, रेक्टेंगल विजुअलाइज करना है वैसे, क्या होगा? बी इंटू सी, तो उसका एरिया होगा क्या गया? फोर्स। ऐसे तो क्या गया? रो जी ए बी, ठीक है। और कहाँ पे निकालना है फोर्स? एट द साइड वॉल, मतलब यहाँ पे, इधर इस वॉल पे एक फोर्स निकालना है, ठीक है। तब देखो एट द साइड वॉल, ओके। साइड वॉल पे इसको ना साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, साइड वॉल पे इधर इस वॉल पे मैं बात करूंगा। मुझे बताओ, ये सब जो पॉइंट है, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं, प्रेशर कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, वेरिएबल, इधर हर जगह प्रेशर अलग अलग। तो इस केस में फोर्स कहाँ से आएगा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी बता दें। इसमें ना छोटा सा, तुम्हें ये रेक्टेंगल है तो तुम्हें क्या है, छोटा सा स्ट्रिप सिलेक्ट करना है। वो स्ट्रिप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? एक स्ट्रिप ऐसे बना सकते हो हॉरिजॉन्टल, दूसरा स्ट्रिप ऑप्शन में क्या है? वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। कोई भी दो स्ट्रिप सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रिप कैसे सिलेक्ट करनी है? प्रेशर क्या है जो अपना वेरिएबल था वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए। कौन सी स्ट्रिप में प्रेशर कांस्टेंट होगा? बोलो। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूं, इधर हर जगह प्रेशर क्या अलग है ना, पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो, इधर प्रेशर जगह क्यों सेम होगा? वो इधर से डेप्थ विजुअलाइज करता है, इधर से जो डेप्थ है क्या है? सेम है। सपोज मैं इधर से रैंडमली ड्रॉ किया, मैं तो इधर से वाइड डेप्थ में ले लूं, इधर हर जगह प्रेशर कितना होगा?
रो जी वाई, हर जगह प्रेशर क्या होगा, रो जी वाई क्या होगा, सेम। तो कौन सी स्ट्रिप सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट करो, ठीक है। ऐड करो डायग्राम। देखिए इसमें लिखो, स्टेटमेंट लिखो, क्या होगा कि ऑन द वर्टिकल साइड वॉल, on the vertical side wall, pressure is variable. On the vertical side wall, pressure is variable. The vertical side wall pressure is variable. So F equal to integration PdA. So F equal to integration PdA. ठीक है। अब इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करें तो उसके आगे लिखो स्टेटमेंट, प्रेशर एट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, प्रेशर एट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप will be constant, pressure at the horizontal strip will be constant। कितना होगा प्रेशर, उसके बाजू में लिखो कितना होगा प्रेशर, P इक्वल टू, डायग्राम में याद कीजिए, इधर प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई, ठीक है, P इक्वल टू रो जी वाई, ठीक है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप लिखो, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया अब निकालना होगा। तो देखो ये बहुत पतली स्ट्रिप है, अगर मैं इधर वाई लिख रहा हूँ, ये लिखने का तरीका है, ध्यान रखना, बहुत पतली स्ट्रिप है, तो ये जो इसकी थिकनेस है उसको dy लिखते हैं। अगर सपोज मैं x लिखता तो यहाँ पे dx लिखते, ठीक है, वो नोटेशन है, फॉलो करना होता है। ये स्ट्रिप बहुत पतला है, इसका एरिया लिखना है तो a नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dA। या तो मैं डिस्कस किया, जब कोई वैल्यू बहुत छोटी हो, बहुत कम हो, तो उधर d डालना, मैं एरिया ही नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, dA। इसका एरिया रेक्टेंगल ही तो, भले पतला स्ट्रिप है, रेक्टेंगल ही है ना, क्या होगा C लेंथ इंटू ब्रेथ, C इंटू dy, और क्लियर है, देखिए क्लियर है। तो अब फोर्स निकाल सकते हैं, F इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन PdA, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रो जी वाई, और ये कितना है, SP dy, इसको रीअरेंज करते हैं, F इक्वल, देखो क्या क्या कांस्टेंट है इधर, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, y dy, लिमिट कैसे y ही डिसाइड करता है। तो लिमिट देखो, कहां से स्टार्ट हो, इधर से स्टार्ट करना है हमें और नीचे तक जाना है, तो क्या होगा, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, 0 से a, 0 से a तक जा रहे हैं, ठीक है ना, 0 से a। ये इंटीग्रेशन आता है इसका, y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर बाय 2, 0 से a, तो a डाल दो, मतलब f कितना आ गया, रो जी सी ए स्क्वायर बाय, ये अपना आंसर है, रो जी सी ए स्क्वायर बाय, दिस विल बी द फोर्स।
ठीक है, ध्यान रखना ये वाले टाइप के प्रॉब्लम। ओके, मॉड्यूल में ठीक करवाऊंगा ये हो गया। अबे नहीं, तो डेफिनेशन हमें स्टडी करना है, वो कवर कर लेते हैं, बाद में डाउट डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ही मतलब होता है। रिलेटिव डेंसिटी ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव डेंसिटी का या स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, मतलब क्या होता है, वो रेशियो होता है। इसका रेशियो होता है। सपोज मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट की मुझे रिलेटिव डेंसिटी जाननी है। डेंसिटी नॉर्मल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी जाननी है। तो इसका मतलब क्या, इसकी जो डेंसिटी है ना, उसको डिवाइड कर दो वाटर की डेंसिटी के साथ, तो जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसका यूज क्या होता है, कैसे स्टडी करना है उसको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो, it is the ratio of density of a substance, is the ratio of density of a substance to the density of water, to the density of water at 4 degrees Celsius, at 4 डिग्री सेल्सियस। पानी को 4 डिग्री पे रखना पड़ता है, ठीक है, तब गन की वैल्यू आती है। तो फॉर्मूला मतलब कैसा होगा इसका, रिलेटिव डेंसिटी आर टी लिख लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लो। ये क्या गया, आर टी का फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का। देखिए इसका ना मतलब समझाता हूँ कहाँ पे यूज होगा। काफी सारे प्रॉब्लम्स में हर जगह थोड़ी वाटर यूज करते हैं। सपोज दिया होगा कोई ऑयल है, तो ऑयल की है ना डेंसिटी नहीं दी होगी, ऑयल की क्या दी होगी, रिलेटिव डेंसिटी, ये वैल्यू दी होगी। तो ऑयल की डेंसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये दिया होगा, ये निकालना है, क्या करना है, वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1000, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो, लिखो एग्जाम्पल में, इफ डेंसिटी ऑफ एन ऑयल, तो इफ रिलेटिव डेंसिटी, इफ रिलेटिव डेंसिटी of an oil is 0.8, the relative density of an oil is 0.8, then its density will be, क्या होगी, 0.8 into 1000, बस ऐसे लिख लो, 0.8 into 1000 इक्वल टू कितना हो, 800 क्या, kg पर मीटर, 800 kg पर मीटर, ठीक है। वैसे ही एक और स्टेटमेंट इसका लिखो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी is, density of mercury is 13,600, density of mercury is 13,600 kg per meter cube, density of mercury is 13,600 per kg per meter cube. If RD equal to, if RD equal to क्या होगी उसके रिलेटिव डेंसिटी, क्या करो, किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो 1000 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 13.6, 13.6 क्या,
इधर ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, यूनिट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेटमेंट लास्ट एक बस लिख लो, RD is unitless and dimensionless quantity. RD is unitless and dimensionless quantity. RD is unitless and dimensionless quantity. ठीक है, ध्यान रखना है ये। ओके, तो ये डेफिनेशन देख लिया। अब एक डिवाइस, ठीक है ना, डिवाइस हमें स्टडी करना है। ये बैरोमीटर पता है किसी को? बैरोमीटर क्या है? किसके काम आता है? कौन सा? प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर, जो क्या है, प्रेशर मेजर करता है। पर कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले तो पता है क्या होना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वापिस बता रहा हूँ। अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या एयर है, अपना एटमॉस्फेयर। तो एयर जो है वो क्या कहते हैं, सरफेस से 200 से 300 किलोमीटर तक ऊपर होता है। तो सोचो, मतलब अपने सरफेस के ऊपर इतनी सारी एयर है, तो प्रेशर लग रहा होगा ना उस एयर का। हमें लगता है बहुत कम है, पर सोचो एयर जो है वो क्या 200-300 किलोमीटर ऊपर है, तो प्रेशर अपने सर पे जो लगता है, कोई भी सरफेस पे लगता है, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसकी वैल्यू भी आती है, वो भी मैंने लिखवाई थी, प्रॉब्लम किया था, याद हो तो क्या थी? 1.8 × 10⁵ ये कम है, ये बहुत हाई वैल्यू है, ये है ना, 10⁵ पास्कल, काफी हाई वैल्यू होती है। हम क्यों कभी फील नहीं करते? ये बहुत ही हाई वैल्यू है, हम क्यों कभी फील नहीं करते? हम यूज टू है पहले से, ठीक है ना, पहले से ही हम यूज टू है। जिसका मतलब बेसिक अगर रीजन तुम कह सको तो क्या है? एवोल्यूशन। जैसे जैसे क्या कहते हैं, एवोल्यूशन का मतलब बायो के जो स्टूडेंट्स उनको पता है, पढ़ोगे भी डिटेल में, पर इन जनरल सबको आइडिया होना चाहिए। एवोल्यूशन मतलब क्या कि वो जीन अपने चेंज होते हैं, म्यूटेट होते हैं, ठीक है ना, लाइफ ऐसे इवॉल्व होती है। तो पहले से ही अर्थ पे हो रही है, सरफेस पे ही हो रही है, तो पहले से ही क्या हैबिचुएटेड, तो अपने जो सेंसेस है वो उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि प्रेशर लग रहा है, बाकी लग रहा है, ठीक है, काफी हाई प्रेशर लग रहा है। तो मेजर कैसे करते हैं? तो जो डिवाइस होता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर उसके काम आता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, ठीक है, एकदम सिंपल फिजिक्स अप्लाई करना है जो हमने पढ़ा हुआ है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, उधर से हमें वैल्यू ये निकल जाएगी, ठीक है। देख लो बैरोमीटर, बैरोमीटर देखो उसमें इट इज अ डिवाइस, it is a device that is used, it is a device that is used to measure, it is a device that is used to measure atmospheric pressure, it is a device that is used to measure atmospheric pressure, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन भी पहले लिखवा देता हूँ, बाद में लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब closed at one end, closed at one end, closed at one end, and filled with mercury, and filled with mercury, filled with mercury, and is inverted, and is inverted into a vessel
and is inverted into a vessel containing mercury, and is inverted into a vessel containing mercury. इसका सेटअप समझा देता हूँ क्या होता है। एक ओपन वेसल होता है बीकर जैसे, उसमें क्या है, मर्क्यूरी फील्ड होती है। यहाँ पे चार जगह मर्क्यूरी फील्ड है। अब एक ट्यूब लेते हैं हम, ग्लास ट्यूब। वो ट्यूब जो है एक एंड से बंद है, एक एंड से ओपन है, मतलब सिंपल एग्जाम्पल कहूँ तो टेस्ट ट्यूब हो गया। बस फर्क क्या है, टेस्ट ट्यूब छोटी साइज की है, ये जो ट्यूब है वो बड़ी होती है, 1 मीटर जितनी लंबी होती है, पर एक एंड क्लोज होता है, दूसरा क्या होता है, ओपन। अब क्या करते हैं, वो ट्यूब को, ये तो मर्क्यूरी से भरी थी है, जो ट्यूब है ना उसको भी मर्क्यूरी से पूरा भर देते हैं। ठीक, ट्यूब को भी मर्क्यूरी से भर देते हैं। और मर्क्यूरी जो है वो क्या है, पॉइजनस है, तो ग्लव्स और वो सब पहनने होते हैं। तो मर्क्यूरी है, ठीक है, जैसे ट्यूब से मैंने भर दिया है। अब मर्क्यूरी से सपोज मैं ऐसे इन्वर्ट कर रहा हूँ, दिया है ना क्वेश्चन की, इन्वर्ट किया है, और इन्वर्ट किया तो क्या है, सारी मर्क्यूरी तो गिर जाएगी। तो इसमें लॉजिक क्या है, जो ओपन एंड है ऐसे में बंद करके, ऐसे में अगर सपोज ऐसे ओपन को पूरा गिर जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा डुबा रहा हूँ, उसके बाद मैं ओपन, तो कोई मर्क्यूरी गिरेगी, क्या होता है, तो तुम पानी से भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, बोलो क्या होता है, पूरी मर्क्यूरी गिर जाती है, थोड़ा ही पार्ट गिरता है, इधर रहती है मर्क्यूरी, अपने आप रहती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप रहती है। क्यों रहती है, तो जाइए, मर्क्यूरी गिरती नहीं है, वो थोड़ा गिरेगा, थोड़ा ही लेवल गिरता है, आगे मेंटेन रहता है अपने आप। क्या रीजन है, यहाँ पे एयर होता है क्या, यहाँ पे एयर होता है, क्या होता है, मर्क्यूरी होता है तो उसका वेपर होता है, गैस होती है, मतलब बेसिकली क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम हमेशा चीजों को क्या करता है, खींचता है। ये लिक्विड नीचे आना चाहता है, पर ये वैक्यूम क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस रहता है। अगर अंदर जाके ओपन करो तो ठीक है, ऐसे बैलेंस रहता है। ओके, अब ये जो हाइट है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्केल यूज करके, जैसे मार्किंग्स भी दी होगी, इससे इजीली हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर बहुत ही सिंपल फिजिक्स हमें अप्लाई करना है, जो हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला रो जी एच वाला, एकदम सिंपल से हम कैलकुलेट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सेटअप है। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, और ये पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमें काम है। ठीक है, ड्रॉ करो डायग्राम। चलिए ड्रॉ। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ डी पे जो प्रेशर है, या मैं बताओ सी पे, सी पॉइंट पे जो प्रेशर है, किसका प्रेशर होगा सी पॉइंट? सी के ऊपर लिक्विड तो क्या ऐसे एटमॉस्फेयर है, तो सी पॉइंट पे प्रेशर होगा, कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, तो पी इसी पॉइंट पे PATM लिख सकते हैं। ठीक है, बी पॉइंट पे जो प्रेशर हो किसके वजह से, वही मर्क्यूरी की वजह से, ऊपर वेपर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ मर्क्यूरी की वजह से। और मुझे बताओ TB इक्वल टू PC लिख सकता हूँ क्या?
हमने इतने प्रॉब्लम किए उसके हिसाब से। चलो मैं आंसर देता हूँ। पीवी इक्वल टू पीसी क्यों लिख रहे एक ही लेवल पे, एक ही लेवल पे हो। ध्यान रखना प्रेशर क्या रहता है, तो पीवी इक्वल टू पीसी बोलते हैं। क्या मटेरियल कहाँ अलग है, इधर भी मर्क्यूरी इधर भी मर्क्यूरी। हाँ तो वैल्यू सपोज ये वैल्यू और ये वैल्यू बैलेंस हो, पीवी इक्वल टू पीसी हो ही सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। ये बैलेंस ही ऐसे रहता है कि इधर से जो एटमोस्फियर दबाना चाहता है उतना ये पार्ट भी दबाना चाहता है। ये लॉ है, ध्यान रखना है पॉइंट। हॉरिजॉन्टल लेवल हो, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल हो और पूरा लिक्विड अगर सेम हो, प्रेशर क्या रहता है सेम, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल, इस लॉ का नाम है, उसे कहते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, ठीक है। लिक्विड सेम हो तो प्रेशर क्या रहता है सेम। उसका ना छोटा सा डिराइवेशन वो मोड में आ सकता है, कंप्यूटर पार्ट में कोई काम का नहीं है, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उल्लेख लेना। बहुत ही सिंपल, एकदम इजीली समझ में आ जाए। बस मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, एकदम इजीली है, ठीक है। तो भेज दूंगा मैं, लिख सकते हो। बाकी अभी के लिए ध्यान रखना, लेवल सेम हो प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे, लिखो इसमें कि प्रेशर at B, pressure at B will be due to pressure at B will be due to the mercury column. Pressure at B will be due to mercury column. So PV equal to क्या लिख सकते हो, रो एच जी, उसकी डेंसिटी लेंगे ना मर्क्यूरी की, इंटू जी इंटू एच, ये पीपी हो जाएगा। रो एच जी इंटू स्मॉल जी इंटू एच, ठीक है। ठीक है, होगा अपना पीपी। वैसे ही बोलो क्या लिखोगे, ये हैबिट डालो। मुझे नेक्स्ट 12th में आओगे ना, तब मुझे ऑलरेडी चाहिए। तुम्हारे जो सीनियर है वो ऐसे ही करते हैं, जैसे तुम लोग सिर्फ बोलते हो ना कंसीडर, वो लोग पूरा बोलते हैं। आगे बोलो किसके स्टेटमेंट लिखे, क्या लिखोगे, बोलो। ड्यू टू एटमोस्फेयर, देखो प्रेशर एट सी या प्रेशर एट सी विल बी ड्यू टू एटमोस्फियर। क्या लिखोगे, पीसी इक्वल टू पीएटीएन, पीसी इक्वल टू पीएटीएन। उसका क्या डिस्कस किया, पीवी इक्वल टू क्या था, पीसी, पर वो कहाँ से आएगा, मैंने नाम बोला उसका, पास्कल लॉ। क्या रहेगा आगे, अप्लाइंग पास्कल लॉ, फ्रॉम पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जो लिखना है। क्या होगा, पीवी इक्वल टू पीसी, लिख लिया, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, रो एच जी इंटू जी इंटू एच इक्वल टू पीएटीएन। क्लियर। अब अपना टारगेट क्या है, क्या निकालना है, पीएटीएन निकालना है ना, ये मेजर करना है। तो ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये पता होता है। डेंसिटी में क्या कहते हैं, कमर्शियली अवेलेबल होता है मर्क्यूरी, मतलब तो पता है कितना होता है मर्क्यूरी का। प्रॉब्लम करोगे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, तो अभी से याद करना है 13,600, ये पता है। जी पता है कि 10 डालोगे 9.8 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्यूरेट होना चाहिए 9.8। एच का क्या, एच भी निकालना है ना, उसका क्या स्केल यूज कर सकते हो, उससे एच आ जाएगा इजीली। ये सब वैल्यूज तुम्हें पता है, तो क्या मिल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया, ठीक है। इसके आगे लिखो, एच कैन बी मेजर्ड, H can be measured using a meter scale. H can be measured using a meter scale, which turns out to be, अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे
तो ये जो h है ना वो कितना आएगा, अगर हम करें तो टर्न्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर, उतना मिलता है 76 सेंटीमीटर, ठीक है, उतना आता है। ओके, और वो वैल्यूज पे लिख लो, रो एच जी लिखो, रो एच जी इक्वल टू 13,600 kg per meter cube, G equal to 9.8, G equal to 9.8 meters per second. On substituting the value, on substituting the value, PATM equal to, on substituting the values, PATM equal to 1.013, PATM equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal, 1.013 to 10 raised to 5 Pascal is obtained. वो वैल्यू आती है, ठीक है, सब सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, और इसमें ना ये वैल्यूज आती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से। इसमें एक पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि यूनिट जो है, अब जैसे कहीं भी जो बोले कि भाई एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा है, मतलब ऐसा ही नहीं, कितना लगा 1.013 to 10 to 5 पास्कल, तो मैं ऐसा कहूँ 5 ATM प्रेशर लग रहा है, मतलब कितना लग रहा है 5 into 1.013 to 10 to 5 पास्कल। अब है ना और भी अलग यूनिट आता है, क्या दिया होगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उतना प्रेशर लग रहा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज एक्टिंग, कितना कितना 1 ATM। ये अभी एक्सपेरिमेंट किया ना, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी मतलब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो ध्यान रखना, लिख लो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू 180, ठीक है, ऐसे दिया होगा स्टेटमेंट। तो सपोज एक क्वेश्चन है, लिखना मत, बस पूछ रहा हूं मैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, दिया है कि प्रेशर इज 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कितना प्रेशर है 1.013 to 10 to 5 डिवाइड बाय, ठीक है, 76 का 30, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा आता है क्वेश्चन। ओके, अब ये और अगर हम सोचे इसमें मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया, एक्सपेंसिव भी होता है, डेंजरस भी होता है, ठीक, क्यों यूज किया, वाटर भी यूज कर सकते थे, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या होता है रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी मिल सकता है, वाटर यूज करे तो क्या होगा, सेफ भी होगा, इनएक्सपेंसिव भी होगा, वाटर यूज करते तो कर सकते हो। इधर प्रॉब्लम क्या आएगा, इसको हम क्यूब को उल्टा कर रहे हैं, कभी कोई ग्लास हो, ये ग्लास का होगा, ग्लास में पानी भरो उल्टा करो तो पानी जो है वॉल के साथ चिपकता रहता है ना, पूरा एकदम क्लीन थोड़ी होता है, चिपक जाता है वॉल के साथ, तो किसमें इश्यू आएगा, रीडिंग में, जो कि स्टिक हो जाता है ग्लास के साथ, ठीक है। और दूसरा, पानी की डेंसिटी कितनी है 1000, मर्क्यूरी कितनी 13,600, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी बहुत डेंस है, सॉरी मर्क्यूरी बहुत डेंस है, इसका मतलब क्या 76 सेंटीमीटर में तुम्हारा काम हो गया। अगर वाटर यूज करोगे ना बहुत लंबी तुम्हें ट्यूब लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रैक्टिकली क्या है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वाटर क्या यूज नहीं करते, मर्क्यूरी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक स्टेटमेंट में लिख, मर्क्यूरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, मर्क्यूरी इज यूज्ड instead of water because it does not stick to the glass, because it does not stick to the glass and is more dense, and is more dense. ठीक है, इसके बेस पे सिंपल एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बैरोमीटर बेस, ठीक है। टेक आउट क्वेश्चन, इफ वाटर इज यूज्ड
if water is used instead of mercury, the water is used instead of mercury in the barometer. The water is used instead of mercury in the barometer. Then what will be its height in the tube? Then what will be its height in the tube? What will be its height in the tube? मतलब ये हमने इसको अभी डिस्कस किया कि भाई सपोज किसी ने यूज कर ही लिया वाटर मर्क्यूरी की जगह, अपना पहले मर्क्यूरी में कितना आंसर आया था 76 सेंटीमीटर, वाटर में कितना आएगा वो निकालना कि कितनी लेंथ आएगी। बोलो कैसे करें इसको, क्या करें 76 मतलब ये एक्सपेरिमेंट वाटर से करोगे, मिलने वाला तो PATM ही है, तो क्या फर्क पड़ेगा इधर, सेंसर कितनी डालोगे वाटर की और हाइट कितना मिलेगा वाटर। तो इसमें क्या लिखो ऐसे कि both Hg and water gives PATM, both Hg and water gives PATM. तो क्या लिखोगे इसमें कि प्रेशर जो है मर्क्यूरी का वही क्या वाटर की वजह से मिलना चाहिए, तो रो Hg इंटू G इंटू हाइट ऑफ Hg इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू हाइट ऑफ वाटर। दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही दे रहे हैं। रो Hg कितना डालोगे 13,600, G डालने की जरूरत नहीं हो तो कैंसिल ही होगा। ये H कितना डालोगे Hg का 76, याद रखना है मर्क्यूरी एक्सपेरिमेंट है 76 सेंटीमीटर होता ही है, तो 76 ही रखते हैं या मीटर में करें 0.76 डालेंगे। रो डब्ल्यू कितना डालोगे 1000, जैसे कि HW मिल जाएगा, HW आ जाएगा। लिखो, वो कैलकुलेट मत करना है, डायरेक्ट मैं आंसर देता हूँ। लिखो कितना आता है उसकी वैल्यू 10.336 मीटर, 10.336 मीटर, 10.336 मीटर। इसका विजुअल एक्सपीरियंस समझो, कितनी बड़ी ट्यूब लेनी पड़ेगी 10 मीटर बड़ी ट्यूब लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं, 10 मीटर बड़ी ट्यूब इतनी क्या कहते हैं, मतलब वो नाजुक हो जाता है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, इसलिए वाटर यूज नहीं करते, ठीक है। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन जो है What are we next question? Question लिखो, find length of the mercury column, find length of the mercury column in the tube, find length of the mercury column in the tube। अब इसमें क्या फर्क है, L निकालना है। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ट्यूब क्या वर्टिकल रखती थी, क्या आंसर आया था अपना, तो 76 सेंटीमीटर है ना वो। अगर मैं ट्यूब ऐसे टेढ़ी कर दे, स्लैंट कर दिया, तो ये कितनी
लेंथ आएगी, स्केल से मेजर करोगे कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, ये भी सोचो तो सिंपल ही है। इसमें देखो ये भी क्या है, मिलने तो क्या वाला है, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलना है, ये लास्ट करते हो सीखो, उससे यूज करो उसका। इधर भी मिलने वाला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो PATM इक्वल टू रो Hg इंटू जी इंटू क्या होगा, L होगा क्या, बोलो सर। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, L होगा या L sin 53, क्या है, क्यों L sin 53? प्रेशर के लिए हमेशा वर्टिकल डेप्थ देखो, इतनी लेंथ है वो नहीं करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम अपना गार्ड किया था वर्टिकल डेप्थ, तो ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। और PATM देखो, इधर वैल्यू डालने मत बैठना, PATM के 1.01 पहले से वो उसका आंसर आएगा, तो डालने मत बैठ। बेटर बताओ तरीका, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में PATM कहाँ था वो हमेशा दिमाग में। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में PATM कहाँ से आता है, रो Hg इंटू जी इंटू H ऑफ Hg इक्वल टू यही है, रो ऑफ Hg इंटू जी इंटू L sin 53। रो Hg कैंसिल, जी भी कैंसिल, ये कितना है एक्सपेरिमेंट, ये वाली आदत नहीं पड़ेगी इतनी, तो 76 सेंटीमीटर इक्वल टू L sin 53 कितना, 4/5। कर लो कैलकुलेटर से आगे कितना आएगा, 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तेरा करने से भी एक फर्क होता है, तो इसमें कंपैरिजन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बैरोमीटर। ठीक है, ये ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था, पहले ये बताओ, दिल से हाथ रख के बोलो कितना होमवर्क किया है। वो सॉलिड वाला फ्लूइड वाला बाकी रोज चलेगा, सॉलिड वाला कितना, ये एक ही डीपी भी थी, कितना किया, बाकी सबका बाकी है, बाकी सबका बाकी है, पूरी डीपी हो गई है क्या, बाकी है उसमें। देखो तो फिर फ्राइडे तक का टाइम दे रहा हूँ, वो डीपीपी कौन सी सॉलिड है, इस एग्जाम सॉलिड आने वाला है ना, तो पूरी जो डीपीपी है वो कंप्लीट करो, और MCQ भी उसमें मैंने टिक करवाए थे। ठीक है, इस वीक फ्लूइड वाला मत करो, सॉलिड वाला ही करो, नेक्स्ट वीक से हम पूरा फ्लूइड पे ध्यान देंगे। ठीक है, सॉलिड पे फोकस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे फिर मैं MCQ भी डिस्कस करूंगा।